नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन वीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। मैंने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियो आपको बना करके आपसे हमेशा मिलता रहता हूँ। तो इसी में एक मित्र ने कहा कि बाल वाले बीमारी पर भी आप वीडियो बनाइए, तो हमें लगा चलो ठीक है, बाल वाले वीडियो पर भी आज बाल वाले बीमारी पर एक वीडियो बना देते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल, जितना भी बाल का बीमारी है, बाल उड़ना, रूसी होना या फिर सर के अलावे कहीं से बाल उड़ जाना, तो उसके साथ और क्या क्या गड़बड़ी जोड़ा होता, इस सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बाल में, आदमी के शरीर में जो बाल होता है वो 3 प्रकार का बाल होता है। एक होता है लुनुगु हेयर, जो कि बच्चों के शरीर में होता है। जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय ही उसके चमड़े पर जो बाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुनुगु हेयर। उसके बाद बच्चा जो यूट्रस के बाहर आता है तो उसमें 2 प्रकार का हेयर बचता, या तो विलस या तो टर्मिनल। विलस हेयर जो होता है वो बहुत पतला हेयर होता है और उसमें अनमेडुलेटेड होता है, उसमें अंदर में मेडुला नहीं होता और केवल कोर्टेक्स होता है। और विलस हेयर बहुत फाइन हेयर होता है, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा। और विलस हेयर न्यूमरस होता है और बाकी जो हेयर है उसको टर्मिनल हेयर बोलते हैं। तो ये सब जो हेयर आपको दिख रहा है ये सब टर्मिनल हेयर है। फीमेल में जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होता है, लेकिन वो जो बाल है बहुत फाइन बाल है, उसको विलस हेयर बोलते हैं। तो यदि आप किसी भी हीरोइन का क्लोज फोटोग्राफ देखते हैं कभी कभी फिल्म फेयर मैगजीन या किसी भी मैगजीन में, तो उसमें आप देखते होंगे बहुत सारा रोएदार स्ट्रक्चर चेहरे पर दिख रहा है। तो वो जो हेयर है उसको हम लोग बोलते हैं विलस हेयर। चमड़े में लेयर होता है, ऊपर में एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और उसके नीचे फिर हाइपोडर्मिस। तो जो बाल का जो एक फॉलिक्यूल होता है वो अपने साथ सेबेसस ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। सेबेसस ग्लैंड उस ग्लैंड को बोलते हैं जिसको तैलीय ग्रंथि भी कह सकते हैं आप। वो तेल का स्राव कराता है, यानी कि प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था किया है कि जहाँ पर भी बाल है वहाँ पर तेल का ग्रंथि भी है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो तेल निकलता है, और ये तेल क्या करता है, उस बाल को मॉइस्चराइज रखता है। तेल क्या करता है कि जो पानी बाल के अंदर घुसा हुआ है उसको एवोपोरेट नहीं होने देता, उसको उड़ने नहीं देता। जैसे कि पत्ता पर आप वैसलीन लगा दीजिएगा तो पत्ता जल्दी नहीं मुरझाता है, क्योंकि वो उसको रोक लेता है। उसी प्रकार से अगर आप जहाँ भी आपका बाल है उसके जस्ट अगल बगल वाला सेल में जो है वहाँ पर सेबेसस ग्लैंड भी है और उससे वो सिक्रेशन निकलता, तेल निकलता सीबम। इसलिए आदमी को कहा जाता है कि अलग से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये तेल ऑलरेडी हमारे शरीर में स्राव होता है। तो लेकिन भारत में हम लोग कोई हमेशा देखा जाता है कि अलग से हम लोग बाल का तेल लगाते हैं, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एक ये भ्रांति को पहले तो ख़त्म कर लीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 प्रकार का बाल होता है। एक लुनुगु बाल जो कि बच्चों में होता है, जब यूट्रस में बच्चा रहता है उस समय होता, जो कि बाद में झड़ जाता जब जन्म के बाद। तो कभी कभी वो बरकरार रह जाता, तो एक कंडीशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस लैनुजिनोसा। तो उसमें बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें वो पुराना बाल के साथ पैदा होता है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो बाल का प्रकार है वो विलस हेयर है, जो फाइन हेयर होता है, अनमॉड्यूलेटेड होता है। उसमें कभी कभी मेलानिन भी ज़्यादा नहीं होता, इसके चलते वो काला नहीं दिखता, भूरा रंग का दिखता। और एक जो टर्मिनल हेयर है जो कि पूरा मैच्योर हेयर है, उसमें कोर्टेक्स है, मेडुला है, उसका बजबता उसका हेयर में नीचे में हेयर रूट रहता है जहाँ की अटैच रहता है ये अंदर में, और जो है कि फिर ऊपर हेयर साफ्ट रहता है जो निकला रहता है। तो ये बाल का प्रकार हो गया, एनाजिन, केटाजिन। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो बाल हुआ विलस हेयर और टर्मिनल हेयर, जो कि पोस्ट नेटल लाइफ में रहता है आदमी को चाहे फीमेल को। उसके अलावा बाल जो है किसी भी आदमी के, खासकर जब आप पहले सर का जिक्र कर लेते, किसी भी आदमी या फीमेल के सर पर करीब करीब 1 लाख बाल होता है। बाल 3 अवस्था से गुजरता है, जैसे आदमी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से गुजरता है। बाल भी एनाजिन, केटाजिन और टीलोजन से गुजरता है। एनाजिन फेज का बाल वो बाल है जो कि बहुत मजबूती से, जो स्ट्रक्चर है स्काल्प बोलते हैं, ये जो चमड़ा है इसको स्काल्प बोलते हैं। तो स्काल्प में बहुत गहराई से गया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाजेन फेज। एनाजेन फेज का बाल
कोई भी बाल जो आज निकलता है, जन्मता है, वो 3 साल तक एनाजेन फेज में रहता है, यानी उस दौरान उसका ग्रोथ होते रहता है। आप सैलून में जाके बाल कटाते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जड़ नहीं छोड़ता बाल, वो फिर से ग्रो करते जाता है, तो वो हुआ एनाजेन का बाल। 3 साल तक वो लगातार ग्रो करता है। 3 साल के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है अगले 3 सप्ताह के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं केटाजेन फेज। केटाजेन फेज वो फेज है जिस दौरान बाल अपना ग्रोइंग फेज को छोड़ देता है, ट्रांजिशन में चला जाता है। जो एनाजेन बाल होता है वो समझिए अगर ये चमड़ा है और ये बाल निकला हुआ है तो ये गहराई में रहेगा, अंदर में गहरा तक रहेगा। लेकिन जो एनाजेन फेज जब खत्म होगा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये खत्म होने लगेगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये वाला पोर्शन जब खत्म होने लगेगा तो बाल अब छोटा हो जाएगा, जो अंदर में देखिएगा डीप में ये इतना गहराई नहीं जाके इतना तक हो जाएगा। और उसके बाद एनाजेन के बाद केटाजेन, केटाजेन फेज हम आपको बताएं ट्रांजिशन फेज है। और एनाजेन और केटाजेन बाल को आप आसानी से ऐसे खींच के नहीं निकाल सकते। ऐसे खींच के जो बाल निकलता है वो टिलोजेन बाल है। टिलोजेन बाल मतलब बूढ़ा बाल। तो एनाजेन हो गया 3 साल का, एनाजेन फेज होता है 3 साल का, केटाजेन फेज होता है 3 सप्ताह का, और उसके बाद आता है टिलोजेन फेज जो कि 3 महीने के लिए रहता है। तो एनाजेन, केटाजेन, टिलोजेन, यही हेयर साइकिल चलता है। और टिलोजेन बाल फिर वो हट जाता है, फिर वहाँ से नया बाल जन्मता है। तो यही साइकिल चलता रहता है। तो ये जो है, और जितना दिन में टिलोजेन हटा फिर वहाँ से नया निकला, तो इस बीच के जो प्रोसेस को बोलते हैं कीटोजेन फेज, जिसमें कि नया बाल बाहर की दुनिया की में प्रवेश करता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक आदमी के पूरे जीवन काल में यदि आप 3 साल सोच लीजिए, 3 साल, 3 सप्ताह और 3 महीना, तो आपका बाल कितने बार बदलेगा। अगर आप सपोज कीजिए कि 20 साल तक जिंदा रहे हैं तो आपका बाल जो है 60 साल तक जिंदा रहे हैं तो करीब करीब 15-20 बार जो है आपका बाल जड़ से चेंज हो चुका होगा इस बीच में, है ना। तो फिर इस ढंग से आपको समझना होगा कि भाई ये होता है, ये हम सर का बात बताए। तो अब ये समझ लीजिएगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा बाल को, कि एनाजेन फेज 3 साल, केटाजेन फेज 3 सप्ताह और टिलोजेन फेज 3 महीने का होता है। तो बाल जब टिलोजेन के फेज में जाता है तो एनाजेन के फेज में तो बहुत गहराई से नीचे रहता है। इसे नीचे समझिए ये हो गया चमड़ा मान लिया कि, है ना, और यहाँ से बाल बाहर निकला हुआ ये बाल है। तो ये जो है बहुत गहरे तक अंदर रहेगा, है ना, अंदर। लेकिन एनाजेन फेज तो इसको आप नहीं खींच के निकाल सकते, इसको आप नहीं खींच सकते, है ना। इसको निकालिएगा तो बहुत दर्द भी हो जाता होगा, और एनाजेन बाल को अगर प्लग कीजिएगा तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा और उसमें खून भी निकलेगा। तो एनाजेन बाल गहराई में रहता। तो ये इसके बाद क्या होता है कि 3 साल तक ग्रो करते करते फिर इसका ये जो ग्रोइंग फेज है ये खत्म हो जाता है, फिर ये मुरझाने लगता है, ये वाला डैमेज होने लगता है। ये डैमेज होकर के ऐसे हो जाता है, ये बल्ब बन जाता है। तो ये केटाजेन फेज 3 सप्ताह के लिए रहता है, ट्रांजिशन फेज है केटाजेन फेज। और उसका बाल चला जाता है टिलोजेन फेज में, जिसमें कि बाल का जो नीचे वाला जड़ जो रहता है वो गायब हो जाता है, बाल ऐसे रहता है। अब इस बाल को खींचना आसान है, ये हल्का से कीजिएगा तो ये निकल जाएगा बाल, ये बाल आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो टिलोजेन बाल है वो क्लब्ड हेयर रहता है, वो ऐसे करके क्लब्ड रहता है, यानी नीचे का जड़ जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। हेयर का जो रूट है वो ख़त्म हो जाता है, और हेयर के रूट में हेयर पाइपलाइन रहता है, उसमें खून का नली रहता है, खून का सप्लाई रहता है, वहाँ पर मैट्रिक्स का सेल रहता है जहाँ की बाल फिर निकलते रहता है। तो ये जो हुआ, और यदि आप टिलोजेन में जब बाल गया तो फिर वो मतलब 3 साल तक ग्रो किया, उसका 3 साल और 3 सप्ताह उसके बाल चला गया टिलोजेन फेज में। टिलोजेन फेज जो है वो 3 महीने के लिए रहता है। 3 महीना मतलब लगभग 100 दिन। तो किसी भी आदमी या फीमेल के सर पर करीब करीब 1 लाख बाल होता है। अब 1 लाख बाल है तो उसमें से 10% बाल जो होता है वो टिलोजेन फेज में होता है। यानी आपके शरीर में यदि सर में अगर 1 लाख बाल है तो किसी भी समय में 10% जो बाल होगा वो आपका टिलोजेन में होगा। तो 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% हुआ मतलब 10,000, यानी 10,000 बाल जो होगा वो बूढ़ा बाल होगा। और यही जो 10,000 बाल जो बूढ़ा है यही आप जो है, चूँकि वो टिलोजेन बाल है इसलिए वो हल्का सा ऐसे खींचिएगा तो निकल जाएगा। तो जो बाल निकल जा रहा है समझ लीजिए कि वो टिलोजेन बाल है, और ये टिलोजेन बाल जो है निकल जाएगा, और फिर वहाँ पर फिर नया एनाजेन निकलेगा। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन एब नॉर्मल होने लगता है जब आदमी का ज़्यादा बाल निकलने लगता है। तो वैसे केस में वो एब नॉर्मल हो जाता, और वैसे केस में जो है कि फिर अगर आप इलाज नहीं लीजिएगा तो फिर जो है कि वो बाल कभी जन्मेगा नहीं,
आप हमेशा के लिए बाल्ड हो जाइएगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है तो जो बताया कि 10% बाल टिलोजन में रहेगा, तो 10% बाल टिलोजन में रहेगा और टिलोजन फेज 90 दिन का है, 3 महीने का है। 90 दिन मतलब 100 दिन समझिए आप। तो 10,000 बाल जो है वो टिलोजन में है और 10,000 बाल 3 महीने तक स्काल्प में लगा रहेगा, उसके बाद तब हटेगा वो। तो 10,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 70 से 100 बाल प्रतिदिन गिरना नॉर्मल है। ये नॉर्मल हेयर शेडिंग है। उतना बाल तो वैसे भी गिरेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि नॉर्मल हेयर शेडिंग एक स्वस्थ मनुष्य में जो होना चाहिए वो 70 से 100, लेकिन अगर उससे ज़्यादा गिर रहा है इसका मतलब कि आपका गड़बड़ी है और आपको इलाज की आवश्यकता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कभी भी बाल का कोई भी बीमारी हो, ये हमेशा याद कर लीजिए कि आपको खाली बाल का ही बीमारी नहीं हुआ है। आपके शरीर में गलत भोजन खाने से जो गड़बड़ी पैदा हुआ है तो उसके चलते बाल का भी समस्या पैदा हुआ होगा और शरीर के अंदर भी गड़बड़ी पैदा हुआ होगा। तो कायदे से पूरा जांच डॉक्टर को कराना चाहिए। बाल के इलाज में पूरा खून का जांच और पेशाब का जांच होना चाहिए। वो हम आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि सर आप छोटा वीडियो बनाइए, लेकिन क्या है कि हम अपने हर वीडियो में पूरा बात देना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको आज इस वीडियो का महत्व नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज आपको हो सकता है कि हल्का फुल्का बीमारी हो या फिर बाल का कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन जिसको होगा वो तो इसको पूरी तरह तक देखेगा ताकि उसको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आधा ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक होता है, इसीलिए जब भी हम देते हैं तो पूरा ज्ञान देते हैं। अब पूरा ज्ञान देने में जो है कि आपको जाहिर सी बात है वो तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमको कम व्यू मिलता, कम लाइक मिलता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है जो चीज़ हम जानते हैं वो और लोगों तक पहुंचा देना, संप्रेषित कर देना, ताकि ये मानवता का कल्याण हो सके। हर मरीज हमसे दिखाई लेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वीडियो देख के भी बहुत सारा लोग ठीक हो सकता है, इतना तो हम बंदोबस्त कर देते हैं तो हर वीडियो में। तो इसीलिए हमारा पर्पस कोई फेमस होना, नाम कमाना ये कोई नहीं है। इसलिए कम से कम भी वीडियो देखे लोग, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक आदमी भी देख करके अगर सुधर गया तो हमारा वीडियो बनाने का काम सफल हो गया। कोनो हम ये जो हम अपना यूट्यूब हमारा चैनल है, इससे कोई हमको पैसा नहीं कमाना है, कोई वैसा ध्येय नहीं कि इससे हम पैसा कमाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सनसनीखेज लगा देंगे पोस्टर और उसमें कुछ बताएंगे कुछ नहीं वो, और छोटा वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का और उसको वो चला देंगे और जो है कि हेडिंग ऐसा रख देंगे ताकि सब लोग आए और उसको ज़्यादा व्यू मिले, उससे वो पैसा कमाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पैसा भी देता है। यदि ज़्यादा आपका व्यू बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा आपको, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है और जो है कि वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा बनाने का पर्पस वीडियो का ये है, क्योंकि अगर हम किताब लिखने बैठेंगे तो हमको तो बड़ा मेहनत लग जाएगा इसी चीज़ को लिखने में, लेकिन अगर हम बोलने हैं तो बोलना आसान है। इसलिए हम ये काम बोल के करते हैं, बोल के करके, और जो हम जानते हैं उसको हम बता देना चाहते हैं लोगों को। तो खैर ये तो अलग बात है। तो आपको हम बताएं कि हेयर साइकिल क्या है, एनाजिन, केटाजिन, टिलोजिन, कितना नॉर्मल हेयर शेडिंग होना चाहिए। तो 70 से 100 बाल रोज़ गिरना नॉर्मल है। तो उतना अगर किसी को गिरता है तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इतना बाल क्यों गिरा है, नहीं, उतना तो गिरेगा। आप बाल कलेक्ट करके देख सकते हैं, एक दिन में उतना बाल गिरेगा। यानी 10,000 बाल जो आपका है, जो टिलोजन फेज में है, वो आपको गिर ही जाना है 3 महीने में, तो उतना तो गिरेगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा गिरता है तभी लोग डॉक्टर के पास जाता है। तो बाल क्यों गिरता है, बाल गिरने का कारण क्या है, पहले ये जान लीजिए कि बाल जिसको भी गिरने लगेगा तो अलग अलग बीमारी होता है उसको। तो ज़्यादातर अगर जानिएगा तो बाल गिरने का कारण है या तो एलर्जी के चलते बाल गिरता, बहुत सारा एलर्जी का बीमारी होता, या तो इन्फेक्शन के चलते बाल गिरता, और जो है कि अलग अलग इन्फेक्शन का बीमारी है जिसकी इन्फेक्शन होने से बाल वहाँ पर बाल गायब हो जाता है ना। तो और या फिर और किसी कैंसर में दवा चलता तो कैंसर के दवा से भी बाल गिरता, तो उसके चलते भी बाल गिरता, और जो है कि किसी और बीमारी के साथ बाल गिरता। तो यही मोटा मोटी 3-4 श्रेणी में आप रख सकते हैं। कोई ऐसा बीमारी होगा जिसमें खाली सर का बाल गिरेगा, कोई ऐसा बीमारी होगा कि और जगह का भी बाल चला जाएगा। कहीं कहीं बाल जो है कि 1 रुपये का सिक्का जैसा गिरेगा, जैसे कि ऐसे बाल हमारा सब कुछ ठीक रहे, अब केवल इतने दूर का बाल गायब हो जाए 1 रुपये का सिक्का जैसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो बाकी जगह ठीक रहेगा, 1 रुपये का सिक्का जैसा गायब हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो अलग अलग बीमारी होता है। जो कॉमनली बीमारी होता है जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें मेल पैटर्न बालनेस, जो कि उम्र के साथ जो बाल झड़ता है, तो वो
जो है कि जैसे देखिए यहाँ पर बाल थोड़ा सा ये निकलने लगा, तो ये जो है किसी में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक निकल जाएगा, किसी में देखिएगा ये और अंदर तक निकल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बालनेस। उसी ढंग से फीमेल में भी होगा, तो फीमेल पैटर्न बालनेस भी होगा, फीमेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी होगा। तो उसमें क्या होगा कि मेल में तो टेम्पोरल ऐसे गायब होने लगेगा, ऐसे करके गायब होगा, और बीच में भी गायब होगा, और ये पीछे का थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है, ऐसे करके थोड़ा सा बाल इससे चारों तरफ बच जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और जो है कि ये पैराइटल गायब हो जाएगा, टेम्पोरल इधर थोड़ा सा, फ्रंटल हल्का सा, और टेम्पोरल गायब हो जाएगा, बीच में खाली ये ऑक्सीपिटल वाला ये बाल हल्का सा बचेगा। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जो मांग होता है बीच में, यहाँ से बाल शेयर होने लगेगा, यहाँ पर डेंसिटी बाल का कम होने लगेगा। देखिएगा इस सब एरिया में बाल कम है, और अगल बगल फिर शुरुआत में ये वाला पोर्शन कमेगा, फिर देखिएगा धीरे धीरे करके हर जगह बाल कम होने लगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। उसी में एक कंडीशन होता है टिलोजेन इफ्लूवियम। टिलोजेन इफ्लूवियम का मतलब हुआ, इफ्लूवियम का मतलब होता है इंक्रीज शेडिंग। देखिएगा डॉक्टर आपके पास दिखाने गया तो डॉक्टर लिख दिया टिलोजेन इफ्लूवियम। टिलोजेन इफ्लूवियम का मतलब हुआ कि इंक्रीज्ड शेडिंग ऑफ टिलोजेन हेयर। तो जो नॉर्मल आदमी में संख्या होना चाहिए 10% टिलोजेन बाल का, आप न्यूट्रिशन ठीक से नहीं रखे तो वो हम अभी डील करेंगे, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं रखे तो जो है कि टिलोजेन फेज बढ़ करके 30% हो गया। तो जब जो बाल टिलोजेन में गया है वो तो आज न कल गिर ही जाएगा। तो इसलिए आपका जो स्वस्थ मनुष्य में 10% टिलोजेन बाल होना चाहिए, वो आपके केस में 30% हो गया। तो जाहिर सी बात है आपका 100 के जगह पर 300 बाल रोज गिरने लगेगा, और तो फिर वो बाल कम होने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिलोजेन इफ्लूवियम। तो डॉक्टर आपको बोलता है देखिए आप स्ट्रेस में गए तो उसके चलते बाल गिरा, है ना, इस प्रकार से, तो न्यूट्रिशन कम हुआ उसके चलते बाल गिरा, तो ऐसे करके बहुत सारा आपको कारण बताएगा डॉक्टर। तो एक तो, और दूसरी बात एक अलग से धारणा है कि जैसे किसी को रूसी हो गया तो रूसी से भी बाल गिरता, नहीं, रूसी से आज सच बाल नहीं गिरता, लेकिन जिस कारण से रूसी होता उसी कारण से, वही गलत भोजन से आपको और भी बाल झड़ने का बीमारी भी होता। तो हालांकि हम लोग उसको अलग अलग नामकरण करते हैं, बाल गिरना तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको अब चिकित्सक अलग अलग नाम से बुलाता है। जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अलग नाम दे देगा, उसको अलग प्रकार से अलग चैप्टर में उसको डील करेगा। एलोपेशिया एरियाटा उसको अलग डील करेगा, उसमें 1 रुपये का सिक्का जैसा लॉस होता है। और कभी कभी एक बीमारी होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, उसमें पूरे शरीर का बाल उड़ जाएगा। एलोपेशिया टोटालिस, इसमें पूरा स्काल्प उड़ जाएगा। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में कांख का बाल और नीचे जेनिटल एरिया का भी बाल वो भी उड़ जाएगा, भाव का बाल वो सब भी गायब हो जाएगा, उसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलते। तो वो भी अलग अलग प्रकार है। कभी कभी जो स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको टीनिया कैपेटिस बोलते हैं, उसी में कभी कभी ज़्यादा सीवियर हो जाता है फंगल, वो फंगस बाल के जड़ को ख़राब कर देता, तो उसके वजह से भी बाल झड़ता है, तो उसको टीनिया कैपेटिस बोलते हैं। कभी कभी उसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु का भी इन्फेक्शन हो जाता, तो उसको फॉलिकुलाइटिस डिकैल्वेंस बोलते हैं, तो उसके चलते भी बाल गिरता। और कभी कभी एक बाल के बीमारी को ऐसे भी क्लासीफाई किया जाता, सिकाट्रिसल एलोपेशिया कि नॉन सिकाट्रिसल एलोपेशिया। बाल झड़ने को हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया, एक कहीं से बाल गायब होने के को बोलते हैं पैची लॉस ऑफ हेयर, उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। तो एलोपेशिया में एक होता है सिकाट्रिशियल, एक होता है नॉन सिकाट्रिशियल। तो कहीं भी देखिएगा कि अगर कोई घाव होता है, ऐसा देखिए हमको ये वाला घाव हुआ है, तो इतना दूर में आपको हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये घाव है, ठीक है। अब ये जो घाव है इतना दूर, ये घाव का दाग है, ये दाग दिख, अब यहाँ से दिख रहा है अच्छा से। तो ये जो घाव का दाग है, यहाँ पर देखिएगा कि यह स्कारिंग हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हेयर का जो रूट है वो गायब हो गया। अब इतने बड़े एरिया में हेयर का जो रूट है वो गायब हो गया, ये जो है ये वाला है, ये वाला, इतने बड़े एरिया में हेयर का रूट गायब हो गया, तो यहाँ से बाल कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, यानी कि इतना ज़्यादा ना ये हो गया है कि आपका रूट ही गायब हो गया, तो वहाँ से बाल कभी जन्मेगा ही नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, जो बहुत सारे बीमारी में होता है, जैसे एसएलई में सिकाट्रिशियल हो सकता है, लैकेल पेनस नामक बीमारी में सिकाट्रिशियल हो सकता है, ऐसा बहुत सारा बीमारी है जिसमें कि सिकाट्रिशियल एलोपेशिया होता है। तो वो हुआ। और एक होता है नॉन सिकाट्रिशियल, जिसमें कि उसका रूट मौजूद रहेगा, यानी कि बाल दोबारा जन्माना संभव हो जाएगा। जैसे कि आप जितना भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया देखते हैं ये सब नॉन सिकाट्रिशियल टाइप है।
तो उसमें दोबारा बाल जन्मेगा, क्योंकि उसका रूट नहीं खराब होता। बाल अंदर ही जन्मता, अंदर ही बूढ़ा हो जाता, बाहर का दुनिया नहीं देख पाता। इसलिए आपको लगता है कि बाल ही गायब हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसका बाल गायब नहीं हुआ है, वो बाल है। तो अभी हम आपको कुछ फ़ोटो से दिखला देते हैं किताब से, ताकि आपको समझ में आ सके कि बाल कैसे गिरता है और कैसा दिखता है बीमारी। तो ये देखिए 1 रुपये का सिक्का जैसा बाल गायब हो गया है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दाढ़ी गायब हो गया है, देखिएगा यहाँ पर गायब है। अगल बगल बाल है ना, ये ठुड्डी के पास का एरिया है, और यहाँ पर से बाल उड़ गया 1 रुपये का सिक्का जैसा। इस बीमारी को हम लोग बोलेंगे एलोपेशिया एरियाटा। तो इसमें हम लोग इसमें दवा दे करके बाल लाते हैं। कभी कभी कोई डॉक्टर इंट्रालिजिनल इंजेक्शन दे देगा स्टेरॉइड का, उससे भी बाल आ जाता है। कभी कभी लोग इस पर हल्दी रगड़ता है, उससे भी बाल आ जाता है। क्यों ऐसा आ जाता है वो अभी हम डील करेंगे, वीडियो अंत तक देखते रहिए। और ये जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाल उड़ा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर स्केलिंग भी है ना। तो कभी कभी बाल उड़ेगा और साथ में स्केलिंग भी होगा, तो ये लाइकन पेनस हो सकता है ना, सर का लाइकन पेनस। उसी ढंग से ये भी एलोपेशिया एरियाटा जो बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है कि हो गया, आपको कहीं कहीं सिकैट्रिसल दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है कि परमानेंट लॉस ऑफ बिहेयर भी हो सकता है ना। तो इसी ढंग से कहीं कहीं किसी खास हिस्से का भी बाल गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर। और जब बाल उड़ेगा आपका, जैसे देखिए यहाँ पर बाल उड़ गया है, तो ये जो बाल आएगा तो पहले उजला बाल रहेगा, फिर धीरे धीरे करके उसमें रंग आएगा। तो ये आप देखिए एलोपेशिया एरियाटा। उसी ढंग से जो है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो एनाजेन बाल है और टिलोजेन बाल है। अभी जो हम आपको बताए ये एनाजेन बाल है। एनाजेन बाल देखिए इतना दूर, इतना चमड़े के नीचे है, एपिडर्मिस के यहाँ तक स्किन है, समझिए। तो इतना दूर जो ऊपर बाल है ये बाहर में निकला हुआ, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, सोचिए ये अंदर वाला पोर्शन कितना अंदर रूट तक गया हुआ है ना। ये रूट तक, इसमें मसल भी रहता है, रेक्टर पाइलोरम मसल। तो कभी कोई गुज फ्लैश जो आपका होता है तो बाल खिंचा जाता है, तो आपको वो दिखता है। और ये जो बाल है ये टिलोजेन बाल है। देखिएगा अंदर का वाला हिस्सा ये जो है क्लब्ड हेयर होता है, तो इसमें जो है कि यहाँ तक देखिए बाल निकला हुआ है। ये ऊपर वाला बाल है और नीचे में इतना ही दूर रह गया, इसके नीचे देखिए इतना ही दूर रह गया, है ना। यहाँ से चमड़े के ऊपर का बाल है, और ये चमड़े का ऊपर का बाल है, ये चमड़े का नीचे का बाल आपको दिख रहा है। तो ये हो गया टिलोजन बाल, ये बूढ़ा बाल है, क्लब्ड हेयर बोलते हैं इसको, गधा के समान हो जाएगा आगे। और ये बोलते हैं, इसको रूट दिख रहा है आपको, तो ये जो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एनाजेन बाल। तो ये आप देख लिए। तो उसी ढंग से कभी कभी जो है कि आपको बाल को अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको बीच में वही दिखेगा मेडुला, और चारों तरफ कॉर्टेक्स दिखेगा। तो ये आपको दिखेगा ऐसे करके, है ना। और कभी कभी बाल में कुछ जमा हो जाएगा, तो जो है कि आपको कुछ बाहर से वो पैरासाइट तो भी दिखेगा आपको। तो फोटो से भी आप समझ सकते हैं कि जो है कि। और कभी कभी क्या होता है, किसी को बाल उखाड़ने का बीमारी होता है, ट्राइकोटिलोमेनिया, वो थोड़ा भी टेंशन होगा बाल उखाड़ना शुरू कर देगा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ट्राइकोटिलोसिस, बाल उखाड़ने का। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, जहाँ पर हाथ आसानी से पहुँचेगा वही वाला बाल जनरली आदमी ये करेगा। तो ये अलग अलग प्रकार है बाल गिरने का। और ये देखिए इसमें स्कारिंग हो गया है। ये जो बाल हम आपको बता रहे थे सिकैट्रिसल एलोपेशिया, तो ये सिक्का, इसमें देखिए स्कारिंग हो गया। अब इसमें बाल उगने का संभावना बहुत कम हो गया। हालांकि ये पता चलेगा बायोप्सी में, जब इसका टुकड़ा काट के चमड़ा का जांच कीजिएगा तो देखिएगा इसमें हेयर फॉलिकल का जड़ नहीं है। तो ये देखिएगा, ये लूपस का जो जब बाल है स्काल्प है, तो उसमें ऐसा दिखता है हिस्टोपैथोलॉजी में। तो ये आपको हो गया आपका ये स्कारिंग एलोपेशिया, को सिकैट्रिसल एलोपेशिया बोल देंगे। तो उसी ढंग से आप ये देख रहे हैं, कभी कभी जो है बाल के आसपास दाना निकल जाएगा, उसमें खुजली भी होगा, तो ये लाइकन प्लेनोपिलारिस इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी बाल उड़ता है। तो ये अलग अलग प्रकार का बाल का ये समस्या हो गया, है ना। कभी कभी जब बाल को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो क्या हो गया, बाल जो है उसमें इस प्रकार का गांठ दिखेगा। तो उसमें क्या होगा, चूँकि प्रोटीन आदमी कम खाता है, उसके चलते बाल का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब होता है। इसी को कंपनी वाला प्रचार देता है ऑयल वाला कि भाई हम बाल को मजबूत कर दे रहे हैं। नहीं, बाहर आप तेल लगाइएगा, उससे बाल मजबूत नहीं होगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर इफेक्ट उससे होगा कि पानी को रोक के रखेगा, पानी उड़ने नहीं देगा, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अदरवाइज उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं जाता। न्यूट्रिशन तो जो आप अंदर में जो खा रहे हैं उसी से न्यूट्रिशन जाता है। तो ये हो गया। और तो इसी ढंग से बाल का अलग अलग बीमारी आपको, तो कभी कभी बाल जो है कहीं से एक हिस्सा से बाल टूट जाएगा, तो उसका टूटा हुआ पोर्शन स्टम्प दिखेगा ऐसे करके, है ना। तो वो आपको कहीं कहीं दिखेगा, आपको बाल टूट जाएगा। और जब बाल में इन्फेक्शन होगा तो इस प्रकार का बाल माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ऐसा नज़र आएगा। तो ये आप जो है कि अलग अलग उसको नाम देता है। कभी कभी किसी में बाल ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी को देखिएगा कि
ये कमर के पास बाल ज़्यादा निकल जाता है, उसको हम लोग ये स्काल्प हेयर टफ्ट बोलते जो है कि सैक्रल हेयर टफ्ट। और कभी कभी किसी बच्चे में देखिएगा बहुत ज़्यादा बाल के साथ पैदा होता है, तो ये बचपन वाला बाल जो लुनुगु हेयर बोलते, वो आगे इसको बोलते हैं हाइपरट्रैकोसिस लैनोजिनोसा। तो पूरा ऐसा बच्चा पैदा होगा कि पूरे शरीर में ही बाल रहेगा उसको। तो ये आप देख रहे हैं। और कभी कभी ये एडल्ट में भी हो जाएगा, तो एडल्ट में भी आपको ज़्यादा बाल दिख रहा है, कान के पास भी बाल दिख रहा है। तो ये सब जो है कि, और कभी कभी फीमेल को भी बाल आने लगता है। तो ये सब आपको कभी कभी इन्फेक्शन हो जाएगा स्काल्प में, तो देखिएगा कि इसमें चोंटा जैसा भी जम जाएगा, स्केलिंग होने लगेगा, है ना। तो इसको टीनिया बोलते हैं, टीनिया कैपाइटिस, फंगल इन्फेक्शन है ना। तो बाल के कभी कभी कांख का जो बाल होगा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा रंग बदल जाएगा उसका, है ना, वो पीला महकने लगेगा, उसको ट्राइकोमैकोसिस एक्जिलरिस बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन के चलते मैटेड हेयर होगा, ऐसा करके दिखेगा आपको, है ना। तो ये सब हो गया आपका बाल का समस्या। अब जो है कि, और कभी कभी बाल में कांख वाले एरिया में ज़्यादा पसीना भी निकलने लगेगा, तो उसके चलते भी फॉक्सपोडाइसिस डिजीज होने लगेगा फीमेल में, कांख में जब वो ज़्यादा खुजली होने लगेगा। लेकिन ये सब का कारण एक ही होता है, इसलिए हम आपको पहले फ़ोटो दिखा दे रहे हैं, उसके बाद तब हम समझाना शुरू करेंगे। तब आप फोटो देख लिए, अब हम आपको समझाना शुरू करते कि बीमारी होता क्यों। तो एक चीज़ जान लीजिए, आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शन के चलते बाल उड़ा हो, चाहे आपको 1 रुपये का सिक्का जैसा एलोपेशिया एरियाटा हो गया हो, कि आपको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया हो, कि मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बालनेस हो, कि आपको जो है कोई इन्फेक्शन के चलते हो, कोई लाइकेन पेनस के चलते हो, कि एसएलई में बाल गिरा हो, कि आपको जो है कि कोई कैंसर हुआ हो, उसका दवा खाने से बाल गिरा हो। इतना जान लीजिए कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित और बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे ही खाने के लिए है। यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, या फिर जो 8 घंटा खाली घर में कुर्सी टेबल पर बैठ के काम करे, ऑफिसरगिरी करे, या खाली घर में काम करे, और एक वो आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, क्या दोनों का खाना बराबर हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो बाल क्यों झड़ता? क्योंकि आपका भोजन गलत होता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो अगर आपको बाल का बीमारी ठीक करना है, सबसे पहले भोजन बदलना होगा। तो बाल किसी भी कारण से गिरे, लेकिन अल्टीमेटली कारण क्या हुआ? बाल क्यों झड़ता? अगर एक लाइन में पूछिएगा तो हम बोलेंगे एलर्जी के चलते। एलोपेशिया एरियाटा भी एलर्जी से हो रहा है, मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बालनेस भी एलर्जी के चलते हो रहा है। बाल क्यों झड़ता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर अगर किसी को भी कोई भी बीमारी ठीक करना हो, चाहे बाल का बीमारी हो कि नाखून का बीमारी हो, तो उसको चीनी खाना छोड़ देना होगा। चाहे कोई भी हार्ट का बीमारी हो कि लीवर का बीमारी हो, चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी किसको कहते? जब तक ये नहीं जानेगा चीनी कैसे छोड़िएगा, फिर तो आप चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगिएगा। किसको कहते? चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हमको कोई डायबिटीज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि चीनी का शरीर में एक ही काम है, शरीर को चलाना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च। चीनी जहर क्यों हो गया? क्योंकि अब इंसान मेहनत करना छोड़ दिया। तो आदमी के बदले अब चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। तो कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो आपको कोई भी बीमारी हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं
तो 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता है। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाते हैं तो उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है कि उसको जलाने के लिए आपको कम से कम 10 किलोमीटर चलना होगा। अगर आप खाएं हैं तो उतना चलना भी होगा। एक थाली कुकर का चावल जिसमें कि माड़ यानी चाशनी अंदर रह गया, स्टार्च नामक चीनी, उसको खाने का अर्थ है आपको 5000 कदम चलना होगा। आप खाए और नहीं चले, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये बाल क्या है? प्रोटीन। तो बबूल का गाछ रोपेगा तो आम कैसे फरेगा? बाल बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन बढ़ाना होगा और चीनी कम करना होगा, क्योंकि पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो पेट को अगर कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको रिलेटिवली प्रोटीन कम मिलेगा। एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है और आप रोज के रोज केवल 20 ग्राम प्रोटीन लीजिएगा तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है। बाल जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पर प्रोटीन सप्लाई रोक देगा और लीवर, किडनी, हार्ट के रिपेयर में बचा कुचा प्रोटीन खर्च करेगा, तो आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए, अगर एक चम्मच चीनी खाए हैं 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और नहीं चले तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को तो आप खत्म कर सकते नहीं। अगर हम 1 घंटा भाषण दें, कितना कैलोरी खर्च होगा? केवल 50। 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, कितना कैलोरी खर्च होगा? केवल 50। और इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, एक रोटी 70 कैलोरी देता। हम घुसाए 4000 कैलोरी और खर्चा किए 2000 कैलोरी। और जो हम एक्सेस कैलोरी खाए उसमें से करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट था। और ये गलती हम एक दिन नहीं किए, यही गलती हम रोज के रोज किए। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उससे शरीर एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा। वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उस अंग को गलाएगा तो एलर्जी का रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो उससे इन्फेक्शन होगा। अगर हम 5 आलू रोज खाए हैं, आलू में करीब करीब मोर देन 90% कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन तो है भी नहीं, नाम मात्र का 1-8%। वो अगर एक्स्ट्रा चीनी खाए, उसको चर्बी बना के शरीर यहाँ जमा कर दिया पेट में, तो कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो जाए, तो जो खून का नली भगवान ने इतना चौड़ा दिया था, अब हम उसको संकीर्ण बना लिए, तो हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट की नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक। दिमाग के नली में जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। या फिर दुनिया में कोई भी आदमी पागल क्यों होता है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी खा के, एक्स्ट्रा कैलोरी खा के और नहीं टहल के वो दिमाग में चर्बी जमा कर लेता है। ये मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो क्या होगा? ये हैंग करने लगेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा करेंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा। तो अगर दिमाग में के नली में चर्बी जमेगा, लकवा मारेगा, ओवरऑल जमेगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमेगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमे तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। और जो है कि टेस्टिस में चर्बी जम जाए तो नपुंसकता, सेक्स का गड़बड़ी, दांत का समस्या। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, यहाँ चर्बी जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा करेंगे। हम मेहनत करेंगे 2000 कैलोरी, रोज खाएंगे 4000 कैलोरी, तो एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में जमा होगा, उस अंग का कार्य बाधित करेगा। ये तो एक नुकसान। तो बाल के जड़ के पास भी अगर चर्बी जम जाएगा तो उसका भी ग्रोथ हैम्पर होगा, ये तो एक नुकसान। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। चर्बी अलग ढंग से नुकसान करता, तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया तो उसको क्या करेगा? सांस की नली को गला देगा। तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया, सांस की नली का सारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पत्ती, छाई, पिंपल। और अगर सर के चमड़े में तेजाब गया तो वहाँ का बाल उड़ा देगा। किसी खास एरिया के चमड़े में तेजाब गया तो वहाँ का बाल उड़ा देगा। नाखून के चमड़े में तेजाब गया तो नाखून उड़ा देगा। और अगर तेजाब लीवर में गया तो जॉन्डिस,
किसी नस में गया तो नस को खराब कर देगा, और अगर तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। क्या किताब में तेजाब लिखा हुआ मिलेगा? नहीं, हम इसको तेजाब कहते, लेकिन मेडिकल साइंस की किताब को खोल के पढ़िएगा तो बोलेगा तेजाब जो हम जिसको तेजाब बोलते, उस किताब में क्या मिलेगा? मिलेगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, उसको लिखा होगा ऑटो एंटीबॉडी, उसको लिखेगा वो सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको लिखेगा कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन, उसको लिखेगा आरए फैक्टर। उसको हम सीधा सीधी बोलते तेजाब, क्योंकि उसका नेचर ऑफ वर्क वही है, वो तेजाब ही होता है। वो तेजाब जैसा काम करता है और उसको गला देता है। कहीं कहीं तो बाल का पूरा जड़े गायब कर देगा। आपको दिखाए थे फोटो में सिकाट्रिसल एलोपेशिया, तो वो भी करा देगा। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी करा देगा। तो एक्स्ट्रा चीनी खाए, उसको खर्च नहीं किए तो शरीर उससे चर्बी भी बनाया, उससे भी हेयर रूट के आसपास चर्बी जम गया, उससे भी दिक्कत हुआ, और उससे शरीर तेजाब भी बनाया तो तेजाब से भी डैमेज हुआ। और कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाएगा। जैसे आप 10 गिलास केतारी का जूस पी रहे हैं, एक मात का मतलब ईख का जूस, शुगर केन का जूस पिए आप 1 गिलास, तो 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, आपको टहल लेना चाहिए था उसके बदले 6000 कदम। आप पी के नहीं टहले तो क्या आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा? नहीं। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल ही रहेगा, खून से तो चीनी शरीर हटा ही लेगा, लेकिन उसको हटा के चर्बी बना के या तेजाब बना के जमा करेगा। हाँ, कुछ चीनी को क्या करेगा? खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके सर के चमड़े में के पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा रूसी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके चमड़े के पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा सिवली होगा जो ठीक ही नहीं होगा। आपके सर के चमड़े के पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा टीनिया कैपाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा उसमें फंगल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा हर्पी जोस्टर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। आज के ज़माने का मनुष्य 24 घंटे में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले अब चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में भी चीनी आएगा, तो कभी कभी सर में ढील पकड़ लेगा, क्योंकि जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी ढील पकड़ेगा। नहीं तो जिसके सर पर ढील है उसका साथ आपका सर अटैच भी कर जाए, ढील अगर आ भी जाएगा तो भी वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको तो यहाँ खाना ही नहीं मिलेगा। चीनी बिना गिराए चींटी नहीं लगता। ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी इन्फेक्शन पकड़ेगा, अदरवाइज इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप जो ज़्यादा चीनी खाए हैं उसी के चलते जो तेजाब बना है, उसी के चलते वो बाल उड़ा है, और उसी के चलते वो तेजाब और भी अंगों को गलाया होगा, तो आपको और भी बीमारी जरूर हुआ होगा। इसका हम आपको समझा दिए कि कोई भी बीमारी क्यों होता है, इतना में आप समझ गए कि गलत भोजन से होता है। और एक चौथा कारण भी है, ज़्यादा चीनी खाने से एक चौथा प्रकार से भी नुकसान होता है। एक तो नुकसान बताया कि चर्बी जमा होने से, एक नुकसान बताया कि तेजाब जमा होने से, एक नुकसान बताया कि एक्स्ट्रा चीनी जमा होकर इन्फेक्शन को आमंत्रित करता। चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का 2 पहलू है। पूरी दुनिया उसको संक्रमण कहता, उसको डॉक्टर क्रांति उसको चीनी कहता। अगर चीनी नहीं गिराएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता। तो खैर वो अलग बात है। हम आपको ये बता रहे थे कि चौथा ढंग से भी नुकसान करेगा, चर्बी जमा करके भी नुकसान करेगा एक्स्ट्रा कैलोरी, तेजाब बन के भी नुकसान करेगा एक्स्ट्रा कैलोरी, खासकर कार्बोहाइड्रेट, और जो है कि तीसरा आपको इन्फेक्शन भी कराएगा, और चौथा पेट और भूख का साइज एक ही है। तो अगर पेट और भूख को आप कार्बोहाइड्रेट डाइट से भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आपको कम मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, फैट में नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता, ये काम आपको पौधा करके देता है, नाइट्रोजन बना के देता है। तो इसके लिए आपको जो है कि आप जो भी प्रोटीन खाइएगा उसी से आपके शरीर में प्रोटीन तैयार होगा। दूसरी बात, एक चीज़ और भी जान लीजिए,
चीनी आप बिना मेहनत के भी खाइएगा तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब नहीं होता। यानी खाली अंडा खाने से नहीं होगा, उसके बदले एक साथ एक्सरसाइज भी करना होगा, नहीं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इसलिए घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना भी होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक के भाषण से कि आपको अगर बाल गिरा है, चाहे एलोपेशिया एरियाटा हुआ हो, चाहे बाल का लाइकेन प्लेनस हुआ हो, चाहे बाल का आपको फंगस पकड़ा हो, चाहे बाल का आपको दिनाय हुआ हो, चाहे बाल का आपको सोरेसिस हुआ है, चाहे जो है कि सोरेसिस में ऐसे बाल नहीं गिरता, लेकिन सर में आपको रूसी जैसा दिखेगा, अबरक जैसा ऐसे कीजिएगा तो चूटा जैसा झलकेगा, तो उसको बोलते हैं स्काल्प सोरेसिस। तो वो भी क्यों होता? क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खा के जो आप तेजाब बनाते, उसी से वो ज़्यादा मात्रा में चमड़ा ग्रो करने लग जाता है। चूँकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो ज़्यादा मात्रा में चोटा निकालने लगेगा, तो उससे आपका ऐसा बाल तो नहीं गिरेगा, लेकिन आपको सर में ऐसे कीजिएगा तो देखिएगा रूसी झलक रहा है। तो जब रूसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्काल्प सोरेसिस। और खासकर जो सिबोरिक एरिया है, जहाँ पर सीबेसस ग्लैंड ज़्यादा है, ये सब एरियाज़ में नाक के पास देखिएगा, यहाँ पर चोटा जमा, यहाँ पर खुजली शुरू हो जाएगा, कान के पीछे हो जाएगा, कान के पीछे कटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये कटने लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको आने लगा, और बाकी जगह का भी सोरेसिस का लीजन होगा। तो सोरेसिस का अलग वीडियो में बनाएंगे, उसमें आपको वो सब चीज़ दिखलाएंगे। अभी तो हम बाल पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे जान लीजिए सोरेसिस में बाल नहीं गिरता, लेकिन जो है कि जिस कारण से सोरेसिस होता है ज़्यादा चीनी खाने से, उस ज़्यादा चीनी खाने से आपको भविष्य में और दूसरा रोग जरूर हो सकता है। दूसरी बात, तो आप जब भी किसी को बाल गिरते हुए देखिए तो उसको बोलिए कि भैया तुम एक्स्ट्रा चीनी खाए हो बाबू, तो उससे शरीर में चर्बी भी जमा हुआ होगा, तो उसके चलते भी तुम्हारा लीवर, किडनी, थायराइड ये सब का भी गड़बड़ी हुआ होगा, उसके चलते तुम्हारा तेजाब भी बना होगा, वो तेजाब अन्य अंगों को भी खराब किया होगा, और उसके चलते इन्फेक्शन भी हुआ होगा। इसलिए आप ये समझिए होलिस्टिकली ठीक होगा बाल। यानी कि आप अगर ये सोचिएगा कि हमको खाली बाल का समस्या, तो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए कोई डॉक्टर आपको कहता है कि थायराइड के चलते बाल गिरा, नहीं, तो गलत भोजन से ही तो सब बीमारी हो रहा है। थायराइड का भी बीमारी, एक्स्ट्रा चीनी खाए चर्बी वहाँ जमेगा, थायराइड काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं थायराइड की कमी से बाल गिरा, नहीं, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सब का कारण था आपका गलत भोजन। तो यदि भोजन सुधार दीजिएगा तो शायद बीमारी जड़ से जाएगा। इसीलिए अगर कोई मरीज हमारे पास आता है, वो बोलेगा सर हमको डायबिटीज़ भी है, हमको गठिया भी है, हमको दम्मा भी है, और हमको थायराइड भी है, और हमको बाल भी झड़ता है, आपसे हम खाली बाल दिखाएंगे, तो हम उसको सीधे प्रणाम कर लेंगे कि भैया आप दूसरे डॉक्टर से दिखाइए। क्योंकि हम आपका इलाज तभी करेंगे जब थायराइड भी हम ही ठीक करें, गठिया भी हम ही ठीक करें, दम्मा भी हम ही ठीक करें, पथरी भी हम ही ठीक करें, और बाल भी हम ही ठीक करें। क्योंकि जब हम भोजन बदल देंगे तब तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, और भोजन नहीं बदलेंगे तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। हो सकता है दवा चला के कुछ दिन हम बाल ला भी दें, जैसी दवा छोड़िएगा फिर से बाल गिरने लग जाएगा। तो ऐसा काम, ऐसा मरीज हम नहीं देखते। क्योंकि इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जब भी आपका बाल गिर रहा है तो पूरा जांच कराइए। क्या क्या जांच कराइएगा? सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएसएच, एनटीटीपीओ, सीआरपी, एएसओ, एएनए, और जो है कि टीएसएच, एनटीटीपीओ, जो है कि आपका आरए फैक्टर, वीडीआरएल, ये फीमेल के केस में LH/FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, जो है कि आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM, उसके अलावा IgE लेवल, एलर्जी का जांच, उसके अलावा जो है कि आपका ये विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये सारा जांच करा करके मरीज का लिपिड प्रोफाइल, वो पेशाब का जांच, यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये पूरा जांच कराना होगा। तो पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको लगेगा हम तो समझ रहे थे कि खाली बाले का प्रॉब्लम है, यहाँ तो और भी प्रॉब्लम है। और जब तक उस सब प्रॉब्लम को दूर नहीं कीजिएगा तब तक ये बाल जड़ से कभी नहीं ठीक होगा। बाल अगर आ भी गया दवाओं के बलबूते तो भी वो बाल क्षणिक ही होगा, जैसी दवा छोड़िएगा फिर गिरने लगेगा। दूसरी बात, दुनिया में अलग से बाल का रोग नहीं होता, ये तो अंदर की गड़बड़ी का बारी रूप है। तो वो तो खाली अभिव्यक्ति है, एक प्रेजेंटेशन है। चमड़ा का बीमारी या बाल का बीमारी वास्तव में टिप ऑफ द आइसबर्ग होता। एक बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर में बहुत कम पोर्शन रहता, उससे कई ज़्यादा गुना पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। तो यानी आपको खाली बाल का गिरना दिख रहा है, लेकिन चमड़ा का डॉक्टर वो बाल को गिरना को देख करके आपके शरीर के बहुत सारा गड़बड़ी को दिमाग में उसका पिक्चर आ गया। हम जो 80-90 हज़ार मरीज देखे तो उसके चलते हम ये सीखे जो हम आपको बताए। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आप किसी किताब में देख लीजिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चीनी खाने से बाल झड़ता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये हम अपना शोध का नतीजा है जो हम इतना मरीज देखे। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। यानी कोई भी आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
आप हमारे पास लेके आ जाइए। चाहे डर्मेटोमाइसाइटिस हो, चाहे स्क्लेरोडर्मा यानी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो, चाहे आपको जो है कि जॉगरन सिंड्रोम हो, आपको कोई भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, कि ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस हो, कि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, आप हमसे दिखा सकते हैं। ऐसे लिए बीमारी में जो है कि एक लक्षण बाल का गिरना भी होता है, तो आपको हम हर वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए हमारे चैम्बर में ये लूपस बीमारी है। क्या मुझे लूपस है? लूपस जो है कि आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि हम सेल्फी बना रहे हैं, इसलिए सेल्फी वीडियो है। तो लूपस इसमें लिखा हुआ है लूपस, तो लूपस सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। देखिए इसमें क्या क्या लक्षण दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है गठिया, जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए उससे तेजाब बना, उससे गठिया हुआ, और वही तेजाब शरीर में ये बुखार भी कराया, वही तेजाब लंबे समय तक थकान भी कराया, फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। उसी से ऑटो इम्यून एनीमिया भी हो गया, तो उसके चलते जो पूरा शरीर उजला पड़ने लगा हीमोग्लोबिन 9 से नीचे। उसी तेजाब से किडनी भी डैमेज हुआ, तो उसके चलते जो है कि पेशाब में जो है कि प्रोटीन निकलने लगा और सूजन आने लगा, पेशाब रुक रुक के होने लगा। सीने में दर्द, भयंकर खांसी, छाती में पानी भर गया, डॉक्टर बोला प्लेयर डिफ्यूजन हो गया आपको, है ना। तो डॉक्टर जो है कि बोला कि आपको टीबी पकड़ लिया, जबकि उसको वास्तव में टीबी नहीं था। ये चकत्ता धूप चेहरे वाले पर लाल लाल चकत्ता बन जाएगा, लाल लाल चमड़े का दाग बन जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें लिखा हुआ है धूप से एलर्जी, धूप एलर्जिया में आपको एलर्जी होगा। उसके अलावा बाल का झड़ना, देखिए बाल हाथ में दिखला रही है, तो बाल ज़्यादा झड़ने लगेगा। ये खून के नली का थक्का बनने लगेगा तो उंगली कट के गिरने लगेगा, इस एरिया में बन जाएगा आपको गैंग्रीन। और आंखों का रोग, आंखों का बहुत सारा रोग शुरू हो जाएगा, जैसे ग्लूकोमा, जैसे वीआईटिस। हमें वो जो वर्ल्ड साइड डे पर वीडियो बनाए थे उसमें आंख के बारे में बताए हैं। और जो एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनाइएगा उससे दिमाग भी डैमेज होगा, तो आपको जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का वीडियो आपको बताए, तो उसके चलते सारा रोग शुरू हो जाएगा, चाहे मिर्गी क्यों ना हो और मुंह में छाला। ये एक ही बीमारी का अलग अलग लक्षण है, ये जो आप देख रहे हैं एक ही बीमारी में होता, और इसको हम जड़ से ठीक कर देते क्योंकि हम मरीज का भोजन चेंज कर देते। भोजन बदल के हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदले तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये किताब में लिखा हुआ है, गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा कि ऐसे लिखा जड़ से कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हमारे पास भेज दीजिए, उसको हम जड़ से ठीक कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास लूपस के मरीज को भेजिएगा तो बोलेगा कि नहीं गठिया कहीं और दिखाना, मिर्गी कहीं और दिखाना, पथरी कहीं और दिखाना। नहीं, ये सब बीमारी अगर वो हम ही से दिखलाना चाहे तभी हमारे पास भेजिएगा, अदरवाइज नहीं भेजिएगा। क्योंकि यदि हम जो गड़बड़ चीज़ बंद कर देंगे तो उसे तो सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो फिर तो ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी कभी ठीक नहीं होगा। किसी महिला को फाइब्रॉइड हो गया यूट्रस में, हम बिना दवा के गला देंगे, क्योंकि वो तो दवा हम देंगे ही, लेकिन जो है कि बिना ऑपरेशन के गला देंगे। क्यों? क्योंकि जो है कि उसको जो हम दवा देंगे उससे वो फाइब्रॉइड भी गलेगा बिना ऑपरेशन के। बहुत सारा ऐसा दवा आता है यूलिप्रिस्टिन, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपका भोजन बदलना होगा। तो अगर आपको बाल झड़ता है तो आपको पीसीओडी भी हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं, आपको थायराइड भी साथ में हो सकता है, आपको लीवर का फैटी लीवर भी साथ में हो सकता है, आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ शुरू हो गया होगा, आपको हो सकता है कि किडनी का रोग शुरू हो गया होगा। इसीलिए आपको पूरा जांच कराना है। आपके कंबल ओढ़ देने से अंदर नहीं जाएगा। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंदर में कंबल ओढ़ देना। तो पहले तो पूरा जांच कराइए, इवेल्युएट कराइए, और जो गड़बड़ियाँ है वो डॉक्टर उस सबको आपका सुधार करा के दिखाएगा। शुरू में तो पूरा जांच कराएगा और 1 महीने दवा खिला के और आपका भोजन बदल के वो बोलेगा कि 1 महीने के बाद आइए। तो जो जांच गड़बड़ आया था उसको फिर रिपीट करेगा, रिपीट करके देखेगा तो देखिए आपको वो दिखलाएगा कि देखिए आपका ये सब बीमारी भी हम ठीक किए हैं। तो जो है कि बाल का ये सब अलग अलग बीमारी हो गया। तो अब हो गया कि इसमें, तो इसीलिए बाल का बीमारी को कभी बाल का बीमारी मत समझिएगा, ये अंदर का बीमारी है और गलत भोजन से हुआ है। याद रखिए बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। ये हर वीडियो में हम बताते। आपको कोई बोलेगा देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अगर हम स्वास्थ्य का रोशनी दिखा दें तो उससे तो आप किसी भी बीमारी से बच जाइएगा। तो इसलिए बोलते हैं हम ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। तो उस मरीज का हम इलाज नहीं करते जिसको ये भरोसा ना हो कि हमसे मिर्गी ठीक होगा, जिसको ये भरोसा ना हो कि हमसे माइग्रेन जड़ से ठीक होगा। अगर आपको भरोसा ये नहीं है कि हम माइग्रेन जड़ से ठीक करेंगे तो हमारे पास कभी मत आइए, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है, सबका कारण तो एक ही है। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये सब नहीं बताना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदर में डर लगता है कि अगर मरीज को ये पता चल गया तो फिर एक के फीस में ठीक हो जाएगा, फिर तो गलत चीज खाना छोड़ देगा, फिर तो बीमारी खत्म हो जाएगा, फिर तो सब बीमारी खत्म हो जाएगा। आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं वही चीनी चर्बी बन के यहाँ जमा हुआ तो थायराइड,
खून की नली में जमा हुआ है तो ब्लड प्रेशर, और पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा है तो डायबिटीज। और आप एक्स्ट्रा चीनी खाएं, वही चीनी लीवर में जब एक्स्ट्रा जमा हुआ है तो उसके चलते हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हुआ है। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो जब भोजन ही चेंज कर दीजिएगा तब कौन बीमारी आपके शरीर में बच जाएगा। तो बिना भोजन बदले आप बाल को नहीं ठीक कर सकते। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना होगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़िए। तो फिर खाइएगा क्या? ये खाने में क्या बुराई है? ये सब खाने में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये खाना वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा चलना, उसको क्या खाना चाहिए? उसको खाना चाहिए दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। ये 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना खाना। 1 दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। पेट नहीं भरे, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज, अंडा 2 रोज पीला के साथ। अगर अंडा नहीं पसंद है तो उसकी जगह पर सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। गठिया में दही नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन याद रखिए, आप चीनी बंद करके प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा, लेकिन ओवरऑल कैलोरी क्रॉस नहीं कीजिएगा। एक आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसको खर्चा केवल 1500 कैलोरी का है, और बाकी आप कितना कैलोरी जला रहे हैं ये फिटनेस बैंड मिलता है। 24 घंटे का औकात बता देगा कितना कैलोरी खर्च किए। अगर आप देखिएगा, एक सामान्य मनुष्य हमारे जैसा जो इतना देर मरीज भी देखता है, भाषण भी देता है, लगातार बोलते रहता है, उस मरीज को हम जो है करीब करीब 500-600 कैलोरी रोज जलाते हैं। 2 घंटा रोज टहलते हैं, 300 कैलोरी उसमें जलता है। तो 1500 प्लस 600 यानी 2100-2200 कैलोरी हमारा खर्चा है। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा, जिस आदमी का भी बाल गिरा होगा देखिएगा कि एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार कैलोरी खा रहा है। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? गाड़ी में डीजल भराए, गाड़ी चलाना होगा, नहीं तो वो डीजल का भी आग लगा देगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, वही डीजल जला के राख भी कर देगा, वही चीनी सांस देगा, वही चीनी बीमारी दे देगा यदि आप जरूरत ज़्यादा खाइएगा तो आप घुसाए हैं, खर्च नहीं किए हैं, तो उसी से शरीर तेजाब बनाया है, तो आपका बाल जो है ज़्यादा मात्रा में ओल्ड एज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होता? शॉर्ट एनाजेन फेनोमेना। जो एनाजेन 3 साल का था वो घट के 3 सप्ताह का रह जाता, बाल अंदर ही जन्मता, अंदर ही बूढ़ा हो जाता, बाहर का दुनिया नहीं देख पाता। लेकिन दवाओं की मदद से उसको उगाया जा सकता है। तो पहला इलाज है, सबसे पहले भोजन बदलिए। दूसरा, जांच कराइए पूरा, ताकि अंदर का गड़बड़ी भी निकालिए, और उसके हिसाब से अगर और दवा जोड़ना हो वो भी जोड़िए। तीसरा इलाज, और क्या इलाज देंगे? अगर उसमें इन्फेक्शन हो, अगर बलतोड़ जैसा दिखता हो, बाल के जड़ पर पस आ रहा हो, तो एंटीबायोटिक भी देना होगा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज दे दीजिए। और अगर रूसी ज़्यादा हो तो एंटी फंगल एक्स्ट्राकोनाजोल का कैप्सूल दे दीजिए, 1 कैप्सूल सुबह शाम 1 महीना लगातार। उसके अलावा एलर्जी के लिए जो गोली दे दीजिए, फेक्सोफेनाडिन 1 गोली सुबह शाम लगातार 1 महीना खाएगा। उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन दे दीजिए, या एजोथायोप्रिन दे दीजिए, या तो मेथोट्रेक्सेट दे दीजिए, या तो स्टेरॉइड दे दीजिए। और उसके साथ साथ जो है कि आपको ये देख लीजिए कहीं थायराइड तो नहीं है, कहीं विटामिन डी तो कम नहीं है, कहीं विटामिन B12 तो कम नहीं है। जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से भी अलग दवा दे दीजिए। और टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाने के लिए हम लोग जो कुछ मलहम आता है, जैसे मिनॉक्सिडिल रहता है, वो क्या है? वेसोडाइलेटर है। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर का दवा था। बहुत दिनों तक मिनॉक्सिडिल को ब्लड प्रेशर के रोगी में दिया गया, तो देखा गया कि उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? बाल उग जा रहा है शरीर में। तो उसके बाद उसको ब्लड प्रेशर में देना छोड़ दिया गया, और उसको टॉपिकली लगाने के लिए, बाल उगाने के लिए दिया जाने लगा। इसलिए जहाँ पर बीमारी है वहीं पर लगाइएगा, और हम लोग रात में लगाने बोलते, और जहाँ पर बीमारी है वहीं पर जड़ में लगाना है, और नहीं तो पूरे शरीर में लगाना है। पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो हाथ धो लीजिएगा, नहीं तो उस सब से अगर इस सब में टच कर दीजिएगा तो इस सब में बाल आने लगेगा। तो इसलिए चूँकि फीमेल में अगर इस सब में बाल आ जाएगा तो भी गड़बड़ है, इसीलिए रात में लगाना है। और जो है कि फीमेल में 2% ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, मेल में 5% तक जो है कि यूज कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल, हालांकि 10% तक भी आता है। तो मिनॉक्सिडिल का लोशन लगाइए रात में, और दिन में जो है लगाने के लिए अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो उसके हिसाब से टॉपिकल में लोशन फॉर्म में एंटीबायोटिक,
या फिर एंटी फंगल या फिर एंटी एलर्जिक लोशन फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, जैसे टैक्रोलिमस का लोशन, जैसे कि आप जो है कि सर्टाकोनाजोल का लोशन या फिर जो है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन का लोशन यूज कर सकते हैं सर में लगाने के लिए। और बाल का विटामिन आता है बायोटिन, बायोटिन नामक विटामिन बाल के ग्रोथ के लिए विशेष रूप से ज़रूरी होता है, इसलिए जो है कि बायोटिन जो है कि का गोली आता है वो आप खा सकते हैं रोज़ करके 2 से 3 महीना। और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ज़्यादातर क्या करेंगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा वो क्या करेंगे, वो बाकी पूरा जांच नहीं कराएंगे, वो बोलेंगे बीपी वहाँ दिखाओ, चीनी वहाँ दिखाओ, गठिया वहाँ दिखाओ और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, पक्का डूबिएगा। अगर हमसे डायबिटीज जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे बीपी जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे गठिया जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे पीसीओडी यानी मासिक का गड़बड़ी जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर हमसे जो है कि किसी का बच्चा नहीं ठहरता है, वो इनफर्टिलिटी जड़ से ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है सबका, गलत भोजन। तो पहले तो भोजन बदलिए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगिए। प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, तो 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी मत खाइए, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी। हर हाल में पेट में पहले दाल घुसेगा। हम लोग गलती क्या करते, पहले रोटी सब्जी खा लेते तब लास्ट में दाल पीते, नहीं, ये काम मत कीजिए। और दाल को रोटी के साथ मिला के कभी मत खाइए, दाल को अलग से पीना है सूप के जैसा, और उसमें छौंक करके पीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 1 कटोरा सवेरे, दोपहर, रात, 4-5 दाल मिक्स दाल, और रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सन की रोटी बना खाइए। एक दिन में मैक्सिमम 4 रोटी, नहीं तो 3 रोटी, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी में पेट नहीं भरता, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। और पेट भरने के लिए सलाद जरूर खाइए, खीरा, ककड़ी, टमाटर। पता चला 2 टमाटर और 2 खीरा अलग से खा लिए हर खाने में, तो उससे पेट आपका बल्क भर देगा, भूख मिट जाएगा, लेकिन उससे कैलोरी ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। फल खाना है तो खीरा, ककड़ी, टमाटर। सबसे ज़्यादा विटामिन किस फल में है, टमाटर में, जम के खाइए। 2 से 3 टमाटर रोज, 1 से 2 अंडा रोज। अंकुरी चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज। और रोज टहलिए बिना काम के 2 घंटा रोज। घड़ी देख के 2 घंटा। याद रखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 घंटा रोज एक्सरसाइज, ये योगा ये करते हैं, इसलिए आपको जरूर 2 घंटा कम से कम टहलना होगा। और जो है कि बिना काम के चलिए। आप अपने काम में कितना मेहनत करते हैं इसका गुरु घमंड मत पालिए कि हम तो बड़ा मेहनत करते, नहीं। आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, घड़ी देख के 2 घंटा रोज। अगर 2 घंटा समय नहीं है तो 1 घंटा साइकिल चलाइए। अगर 1 घंटा साइकिल का समय नहीं है तो 1.5 घंटा डांस कीजिए। डांस भी कीजिएगा 1 घंटा तो भी 500 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा पैदल चलिएगा 300 कैलोरी खर्च होगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज चलिए। बैठे भी रहें तो भी, टीवी देख रहे हैं तो एक्सरसाइज करते हुए लेटिए। रात में सोने के टाइम उठाइए गिराइए, उठाइए गिराइए, उठाइए गिराइए। और योग का मतलब खाली 3 चीज़ नहीं होता, ध्यान और जो आसन और प्राणायाम नहीं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम बहुत जरूरी है, बिना यम नियम के आसन फलित नहीं होगा। इस पर अलग से वीडियो बनाए हुए वो देख लीजिएगा। इसलिए रेस्ट्रिक्शन जरूरी है जीवन में बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तो इसीलिए पहले तो भोजन बदलिए, फिर जो है कि आप देखिए कि और कौन कौन बीमारी है, जांच करा के देखिए, उसको भी दुरुस्त कीजिए। और तीसरा जो है कि बाल उगाने के लिए आपको बताए, बायोटिन का गोली रोज खाइए। एलर्जी है तो एलर्जी का गोली रोज खाइए। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का गोली खाइए, डॉक्टर उसी हिसाब से दवा देगा। और विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है तो उसके लिए दवा खाइए। रोज धूप में निकलिए, हरा साग सब्जी खाइए, और अंकुरी चना अंकुरित मूंग खाइए। छोटा साइज का मछली खा सकते हो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो बहुत मददगार होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। और बाल में लगाने के लिए आपको बताए मिनॉक्सिडिल रात में और दिन में कोई भी जो लोशन लगा सकते हैं, जो आपको बताए, टैक्रोलिमस, सर्टाकोनाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन का लोशन मिला के दिन में लगाइए 2 घंटा। इसी से आपका बाल का गिरना रुक जाएगा। 3 महीने में आपका बाल का गिरना रुकेगा। 4ठे महीने से गिरा बाल आने लगेगा। 6ठे महीने में कोई भी बोलने लगेगा किससे दिखाए बाल आ गया। लेकिन अगर गड़बड़ चीज़ फिर से खाना शुरू कर दीजिएगा, चीनी चावल आलू, यानी फिर से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट शुरू किए, फिर से प्रोटीन कम लेने लगे और फिर से नहीं टहलना शुरू कर दिए, तो आया वो बाल फिर से गिर जाएगा। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पुनः मुझको भवा। और दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम ऑपरेशन करा लेंगे, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाल काटते हैं, इतना बड़ा पीस काट करके उसको स्टिच कर देते हैं, और स्टिच करके एक एक बाल निकाल के रोपते हैं। तो क्या इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन होगा। तो एक तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? दूसरी चीज़, एक तो यहाँ पर स्कार दिखेगा। खैर चलिए, आप बोलिएगा सर वो तो बाल से स्कार नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। तो एक तो स्कार हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बाल आपको वहाँ पर ढका रहेगा उसको।
तो लेकिन जहाँ भी आप रोपिएगा, अगर आपका भोजन नहीं डॉक्टर बदला ऑपरेशन के बाद, तो तुरंत उसमें इन्फेक्शन पकड़ लेगा, वो लगाया हुआ बाल फिर से गिर जाएगा और लेनी का देनी हो जाएगा आपको। क्योंकि आप जम के चीनी खाते हो, डॉक्टर तो मना किया नहीं, आपको भी लगा हाँ ऑपरेशन सही इलाज है, तो वो जो रोपेगा बाल वहाँ पर इन्फेक्शन पकड़ लेगा, उसको बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस, और भयंकर इन्फेक्शन पकड़ लेगा, और यहाँ से दिमाग का कनेक्शन तुरंत है। तो अगर आपको डेंजर एरिया ऑफ द फेस बोलते हैं, वहाँ पर से सीधे कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन पहुँचेगा, तो दिमाग का भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो वो हो गया। और जो आप गलत भोजन फिर उसी ढंग से खाते रहिएगा, तो जो बाल यहाँ पर आएगा उसको प्रोटीन कम मिलेगा, वो बाल भी गिर जाएगा। तो आपका उतना पैसा भी खर्च होगा, कम से कम अगर आप एक बार इतना बड़ा एरिया का भी बाल रोपाइएगा तो कम से कम लग तो जाएगा आपको 50-60 हज़ार रुपया, लेकिन उतना पैसा भी लगेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। और दूसरी बात, बाल तो आप उगा लिए, लेकिन जो शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खा के जो बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये जो पैदा किया, इसको कौन ठीक करेगा? पता चला कि इसको तो बाल उगा रहे हैं प्लास्टिक सर्जन से, और जो है कि ये बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा से मर जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि सीधे सीधे चमड़े डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको जो दवा देगा, भोजन बदलने बोलेगा, उसको मानिए, और तो उससे आपका सारा बीमारी छू मंतर हो गया। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा बोलते हैं उसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम लोग ये आपका बाल ही नहीं पूरा शरीर ठीक करेंगे। और जिस आदमी को भी ये कन्फ्यूजन हो, जिसको लगता हो कि जो हम तो अंदर से बिल्कुल सोचते हैं हमको खाली बाल का समस्या हो, वो उस भ्रम में तभी तक जी रहा है, वो गुमान, झूठा गुमान में तभी तक जी रहा है जब तक वो जांच नहीं कराया है। अगर वो जांच करा लेगा तो दांतों तले उंगली दबाना पड़ जाएगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी उसके शरीर में जरूर निकलेगा। क्योंकि कारण सबका तो वही है, गलत भोजन। क्योंकि हमारा शरीर अल्टीमेटली तो भोजन से बना है। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो बाल को उगाने के लिए कुछ बीमारी हो, आपको एलोपेशिया एरियाटा हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रालिजनल इंजेक्शन देते। इंसुलिन सिरिंज आता है, उसी से जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन वहीं पर देते हैं, 1 से 2 इंजेक्शन में बाल उग जाता, तो वो आ जाता। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखिएगा कोई बोलेगा चूना रगड़ो, कोई बोलेगा अदरक रगड़ो, तो उससे भी काउंटर इरिटेंट होता है। यानी जो इम्यूनिटी आपका बाल हटाने में लगा हुआ है, वो उस काम को भूल गया, तो फिर से बाल उग गया। तो काउंटर इरिटेंट रगड़िएगा, जैसे अदरक, उससे भी कभी कभी बाल आ जाता है। आयुर्वेद की किताबों में तो वो भी लिखा हुआ है। लेकिन वो आपको एलोपेशिया एरियाटा, कहीं भी बाल उड़ जाता, कभी कभी पूरा शरीर का बाल गायब हो जाता, तो वो भी हम लोग दवा देके फिर से ले आते। लेकिन वो तभी ला पाएंगे, हाँ, कभी कभी जब सिकाट्रिसल एलोपेशिया हो गया, इसको लाइकन प्लेनोपिलारिस हुआ, लाइकन प्लेनस हुआ, आपको फोटो दिखा चुके हैं, पलट करके फिर से फोटो देख लीजिएगा, वीडियो बैक करके, रिवाइंड करके। और तो लाइकन प्लेनोपिलारिस हो गया, तो उसमें जो स्कारिंग बन गया, हो सकता है उसमें बाल दोबारा नहीं आए। तो वैसे केस में जो है कि हम लोग बोलते हैं कि वैसे केस में आप जो है कि इतना बड़ा चमड़ा कटवा करके वहाँ प्रत्यारोपित करा लीजिए। तो किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाके, जो MCH प्लास्टिक सर्जरी किए हों, उनके पास जा करके आप बाल जो है कि रोपवा सकते, या फिर जो है कि वो करा सकते हो। वो एक इंडिकेशन है कि चूँकि आपका स्कारिंग हो गया। एक बीमारी होता है मोर्फिया, उसमें पेरीरोम्बक सिंड्रोम, उसमें एक खास हिस्सा में धंस भी जाएगा, चमड़ा भी धंसा देगा और बाल भी उड़ा देगा, और चमड़ा एकदम टाइट हो जाएगा। तो मोर्फिया बोलते हैं उसका, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो उसमें भी जो है कि आप वैसे केसेस में भी आप प्रत्यारोपित कर सकते हैं बाल। तो ये सब जो तरीका है, उसमें आपको सर्जिकल चीज़ करना होगा। और कभी कभी जो है कि हम लोग बोलते हैं कि बिग लगा लो भाई, अगर पूरे शरीर में हो गया और पूरे शरीर में सिकाट्रिसल हो गया, यानी पूरा में अस्कार बन गया। अस्कार बन गया मतलब उसका जड़े गायब हो गया, तो उसमें जो है कि आने का संभावना बहुत कम रहता। लेकिन ऐसे जो बाल, मेल पैटर्न बालनेस, फीमेल पैटर्न बालनेस, इस समय बाल पूरा आ जाता। लेकिन आप जो भी अनसक्सेसफुल केस देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो मरीज पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है डाइट, और पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तभी वो ठीक नहीं हो रहा है। और जैसे डॉक्टर जो है कि आप बोलेगा नहीं सर हमको थायराइड हुआ है, हम डीएम एंडोक्राइनोस से दिखाएंगे। सर हमको माइग्रेन है, बाल तो झड़ता ही, हमको माथा भी भारी रहता, हम डीएम न्यूरो से दिखाएंगे। इस प्रकार की बुद्धिमानी में फंसिएगा और गड्ढे में गिरिएगा। ज़्यादा जोगी मत उजाड़, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खाने से तो चर्बी खून की नली में जमा हुआ चारों तरफ, तो उसके चलते माइग्रेन हो रहा है। तो जब हम भोजन बदल देंगे तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये चक्कर, घन चक्कर में मत फंसिएगा कि हमारे पास बहुत पैसा है सर, हम 10 जगह दिखाएंगे। ये उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा पड़ जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आपको बीपी है, चीनी है, गठिया, दमा, मिर्गी है, पथरी है, सब हमारे पास आइए। आपको भयंकर बहुत दिन से दमा का बीमार है, ठीक है, नहीं हो रहा है। आपको कोरोना का निमोनिया पकड़ा, हमारे पास आ जाइए। कारण तो एक ही है, इलाज तो एक ही है। अगर हमसे कोरोना का निमोनिया ठीक नहीं होगा तो ये बाल कैसे ठीक हो जाएगा? कारण तो एक ही है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपको बोलेंगे कि नहीं देखिए ना, कैंसर हुआ था, उसके बाद दवा चला, उसके बाद बाल गिरा। कैंसर भी तो उसी कारण से हुआ, पहले से जम के चीनी खाए हुए हैं, है ना। दूसरी बात कि जो है कि इसको बोलते हैं एनाजेन एफ्लुवियम,
कैंसर क्या करता है, एनाजन के ग्रोथ को रोक देता है। और जिसको भी कैंसर हुआ है, इसका मतलब बहुत सालों से वो जम के चीनी खाया है और बहुत सालों से वो कम से कम प्रोटीन खाया है और बहुत सालों से नहीं टहला है, तो उसका शरीर का जो मिल्क है, जो इन्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी खराब है, खराब कर दिया है। वो उसको ठीक करना होगा, उल्टा काम करना होगा। अभी तक अब जम के चीनी खाता था, नहीं टहलता था, अब वो जम के टहलेगा और जम के दाल पिएगा, जम के प्रोटीन खाएगा और जो है कि और चीनी खाना छोड़ देगा, चाहे ग्लूकोज हो कि मीठे फल का फ्रुक्टोज हो कि दूध का लैक्टोज हो। लोग सोचते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, अरे दूध तो 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, लैक्टोज नामक चीनी। आप दूध का चीनी खाइए कि आलू का चीनी खाइए कि मकई के भुंजा का चीनी खाइए, बात तो बराबर है। तो अगर आप ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना छोड़ देते हैं, प्रोटीन बढ़ा देते हैं, तो ये हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो यही हम लोग इलाज करते हैं। और जो है कि आप हमेशा देखना जरूरी है कि आपको अंदर का भी और तो कोई रोग है नहीं, इसलिए जहाँ भी आप दिखाते हैं वो ज़रूर बोलिए कि जो है कि हमको वो भी पूरा जांच भी डॉक्टर कराए। दूसरी बात, हम वैसे तो पटना में सेटल्ड हैं, लेकिन आप हमसे कहीं भी आप हैं पूरे भारत में, तो हिंदी का वीडियो जाहिर सी बात है, विदेश में तो हिंदी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप जहाँ भी हैं, विदेश में भी अगर कोई इंडियन है जो हिंदी समझ रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं यूट्यूब में या फेसबुक पर, तो जो है कि वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जो है कि वो भी आप हमसे इलाज करा सकते। हमारा फ़ोन नंबर ये, जहाँ अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो जो इस वीडियो का नाम लिखा हुआ है, नामकरण दिया हुआ है वीडियो का, तो वो नामकरण में पूरा देखिएगा, पूरा नाम, तो उसमें देखिएगा उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। तो हमको ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम या 10 बजे रात, इस 3 टाइम में फ्री रहते। क्या हमको खाली बाल के बीमारी के लिए फ़ोन कीजिएगा? नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, अगर आपको जड़ से ठीक करना हो, बार बार आपको डेंगू पकड़ लेता हो, बार बार कोई भी बीमारी पकड़ता हो, तो आप हमको फ़ोन करके बीपी, चीनी, थायराइड जड़ से ठीक कराना हो, तो वो भी के लिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रोग, क्रोनिक बीमारी के लिए आप हमको फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं, तो उसको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम फ़ोन से ही दवा बता देंगे। तो इसीलिए जो है कि ये वीडियो बनाने का, बहुत सारा मरीज तो खैर वीडियो के अनुसार ही ठीक हो जाएगा, उसको अगर फॉलो करेगा तो हमारा उद्देश्य था कि आप तक जो हम सीखे अभी तक वो हम आप तक पहुँचा देना चाहते थे, ताकि जो है कि मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बाल का सारा रोग समझ में आ गया होगा, क्यों होता, और उसका इलाज आपको समझ में आ गया होगा। नाम का घन चक्कर में मत फंसिएगा। आप कहें अरे बाप रे बाप, ये तो एलोपेशिया एरियाटा है, ये तो एसएलई है बाल का, ये तो बाल का ये जो डीएलई है, कोई बोलेगा डीएलई है, कोई बोलेगा एसएलई है, कोई बोलेगा ये तो एलोपेशिया एरियाटा है। उसके चक्कर, घन चक्कर में नहीं पड़िएगा। कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। तो भोजन सुधार दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे, जम के एक्सेस कैलोरी खाते थे और नहीं टहलते थे। आप जम के कम से कम कैलोरी लीजिए, जितना आपका खर्चा है उससे भी 80%, और जो है कि रोज़ का रोज़ जितना खर्चा है उसका केवल 80%, और जम के टहलना शुरू कीजिए, तो जो है कि आपका पुनः बाल आना शुरू हो जाएगा। 3 से 6 महीना में पूरा बाल भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बाल के बीमारी के बारे में सारा संदेह दूर कर पाया होगा। तो इसीलिए जो है कि इसलिए जब भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएं तो 10 बार सोचें कि जब हम भोजन नहीं बदलेंगे तो जो है कि ये हमारा और बीमारी तो हमारे पास रह ही जाएगा, ये खाली बलबा ला के क्या करेंगे। और जब भोजन बदल देंगे तो बाल भी आएगा और ये भी आएगा। इसीलिए पूरा ये कीजिए, और इस चक्कर में मत फंसे कि हमको बीपी है तो फिजिशियन के पास जाना है, गठिया है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और हार्ट अटैक हो गया तो जाना है कार्डियक के पास, और दम्मा है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये सब घन चक्कर में मत फंसिए, इसमें बर्बाद हो जाइएगा, पूरा लुटा जाइएगा। ये नहीं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, नहीं। ये सब डॉक्टर, चमड़ा का डॉक्टर हमारे पास आ जाइए, ये सब बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन अगर हमको मानसिक दिक्कत है, हमको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो हमको जाना है साइकेट्रिस्ट के पास, नहीं। ये सब डॉक्टर एक ही डॉक्टर ठीक कर देगा। ये सब बीमारी वो है चमड़ा का डॉक्टर, क्योंकि जब भोजन बदल देंगे तब कौन बीमारी बचेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म कर पाया होगा। ये वीडियो बन गया है 1 घंटा 8 मिनट 9 मिनट का, तो ये तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है। जब हमको पूरा बात बताना होगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम फेमस बन जाएं, इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो, नहीं, हमको अब नाम नहीं चाहिए। इतना हमको ऑलरेडी इतना मरीज आ रहा है, हमारे पास अब मरीज देखने का समय नहीं है। इसलिए
इसलिए कभी मत वीडियो भेजिए कि हमारा कोई नाम हो। हाँ, इसलिए भेजिए क्योंकि कोई आपको, जिसको आपको प्रेम है जिससे आपको, उसको अगर ये वीडियो पहुंचाइएगा तो बेचारा भोजन बदलेगा, तो जो है कि वो और भी बीमारी से बच जाएगा। तो अगर मानवता और का कल्याण का बात सोच रहे हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। किसी भी को भी ये लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इंग्लिश मीडियम में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ये आप जान लीजिए, यही बात हम बताए हुए हैं आपको। उसमें क्या बोलते हैं, एक इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड शुगर थ्योरी ऑफ डॉक्टर क्रांति इंग्लिश में समझाए हुए हैं, एलर्जी क्यों होता, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो अंग्रेजी में है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो करीब करीब 140-50 वीडियो है, खोजते खोजते आपको मिल जाएगा, वो अंग्रेजी में वीडियो है, वो देख लीजिएगा। उसको भी, जो अंग्रेजी जानने वाला आदमी हो उसको वो वीडियो बता सकते। कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके एक एक बीमारी पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में वीडियो लाएं, लेकिन चूँकि समय बहुत लग जाता है वीडियो बनाने में और मरीज भी देखना रहता है, इसीलिए जो है कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके काम करते हैं। और हम दूसरे चीज़ों पर भी वीडियो बनाते हैं, खाली मेडिकल साइंस पर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि समाज, संस्कृति, सभ्यता सबसे अवगत रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप खाली बीमारी ठीक नहीं कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत आपको सूचना पहुँचेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।